हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे लेक्चर में। मैं हूं डॉक्टर शुभम वाला और आज दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना। आप बोलते हो सर यार हर टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट होता है। देखो यार एज ए तो है, हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अभी क्या है, जस्ट सेशन का शुरुआत है ना, और शुरुआत में हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो सच में इम्पॉर्टेंट होती है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि साल भर मतलब पूरे सेशन नीट के बच्चों को मैंने यही रोना रोते देखा हुआ है कि सर बेसिक मैथ्स कमज़ोर है, सर मैथ्स नहीं आता, सर मेरे को मैथ्स में ही मैं कमज़ोर था और उस पर भी सर फिज़िक्स में इतना मैथ्स लगाना पड़ता है। यार ये सारी बहाने होते हैं यार, है ना। यदि आपने शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि जो अब हम पढ़ने वाले हैं ना, इन सारे टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से घुमा के पढ़ा होता ना, तो आपको कभी भी साल भर फिज़िक्स में दिक्कत नहीं आती, है ना। यदि फिज़िक्स फादर है साइंटिफिक दुनिया का, तो मैथमेटिक्स मम्मी जी हैं। समझ में आई बात? तो आपको मम्मी जी को भी अच्छे से समझना पड़ेगा, इसीलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर कहता हूँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आज हम कैलकुलस का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का नाम सुनकर ही बच्चे थर 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 काँपते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ नहीं रखा होता है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको डिटेल में समझ जाओ, अच्छे से एक बार ध्यान लगा के पढ़ लो, फिर पूरे साल भर या कभी भी आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में डर नहीं लगेगा। डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हो, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा डिफरेंशिएशन चीज़ क्या है। ऐसे ही आज हम अच्छे से समझेंगे भाई इंटीग्रेशन क्या चीज़ है। समझ में आता है क्या? तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन। दोस्तों यार आपने थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ी हो, इंग्लिश की क्लास नहीं है ये, है ना। ज़रूरत भी नहीं इंग्लिश पढ़ने की, कोई सा भी लैंग्वेज में पढ़ो तो चलेगा, लेकिन स्टिल इंग्लिश में हमने पढ़ा होगा इंटीग्रल या इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। इंटीग्रेट करना मतलब क्या? ऐड कर देना, किसी चीज़ को क्या कर देना? ऐड कर देना। तो मैथमेटिक्स में भी दोस्तों ये जो टूल हम पढ़ने वाले हैं, इस टूल का नाम इंटीग्रेशन बड़ा सोच समझ के रखा गया, क्योंकि हम इंटीग्रेशन टूल से, इंटीग्रेशन जो मैथमेटिकल टूल है, इसका इस्तेमाल ऐड करने के लिए ही करते हैं। सर ऐड करने के लिए तो हम प्लस का साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। तो यहाँ अलग क्या करते हैं, मेरी बात समझना। मान लो आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास, जस्ट गिव मी अ सेकंड दोस्तों, है ना। ओके, मान लीजिए आपके पास जो है दोस्तों एक इक्वेशन आपको गिवन है ऐसी। मान लो y इज इक्वल टू 3x + 2, मान लो, है ना। ये सिंपल सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो आपको ये बात भी मालूम है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y। ये बात भी आपको अच्छे से मालूम है ना। आपको यहाँ पर y का एक वैल्यू मिलेगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है। यदि मैं आपसे एक बात बताऊँ, मैं आपसे एक चीज़ पूछूँ, एक सवाल आपसे पूछूँ कि बेटा x का वैल्यू 1 से लेकर के x का वैल्यू 10 तक, है ना, मतलब x1 इज इक्वल टू 1 से लेकर के x2 वैल्यू 10 तक, मतलब 1 2 3 4 5 तक x की हर वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू आपको मिलेगा, मुझे उन सारी वैल्यूज़ का सम चाहिए। नहीं समझे आप, नहीं समझे, मेरी बात समझना। हाँ ध्यान से। एक ग्राफ भी बना लेते हैं हाथों हाथ, है ना। एक ग्राफ भी हाथों हाथ बना लेते हैं। ये ग्राफ किसके बीच बना रहा हूँ मैं दोस्तों? y और x के बीच का, ठीक है, जो कि फिलहाल के लिए कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा अभी, है ना, इस एग्जाम्पल में। अभी ग्राफ का डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, तो तब आपको पता चल जाएगा किस ग्राफ का कैसा जो है कर्व बनता है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा बनता है ना। तो इसमें मैंने कहा आपको दोस्तों कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, है ना, देयर मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ y, है ना। फिर दूसरा फॉर एनी वैल्यू, कोई भी x2 के लिए यहाँ पर करस्पॉन्डिंगली y का वैल्यू मान लो y2 आ गया। समझ में आया बात? नहीं है? तो मेरा कहना क्या है, मेरा कहना यहाँ ये है कि x1 इज इक्वल टू 1 के लिए बताओ y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्वेशन में रखो, x इज इक्वल टू 1 रखो, तो 3 × 1 3 + 2 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? x इज इक्वल टू 10 रखो, x2 इज इक्वल टू 10 रखो, तो 32 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही x1 से लेके x2 तक, x1 से लेके x2 तक, x1 से लेकर के x2 बराबर 10 तक, यहाँ पर हमको y1 की अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चों आप ऐसा करो कि इस y1 से लेकर y2 तक, यहाँ तक जितने भी y के वैल्यूज़ हैं, x के करस्पॉन्डिंग, x के रिस्पेक्ट में y की सारी वैल्यूज़ का सम करना है मेरे को। मेरी बात समझना। यहाँ x इज इक्वल टू 2 रख दो तो y मिल जाएगा कुछ, x इज इक्वल टू 3 रख दो तो y3 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 4 रख दो, ऐसे ही y4, इस टाइप से अपन को वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी वैल्यूज का, यहाँ पर जितनी वैल्यूज हैं, इन सारी वैल्यूज का सम करें, इन सबको जोड़ दें।
इंटीग्रेट कर दें। समझ में आई बात? क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें। दोस्तों इसी इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक एक वैल्यू को पुट करके सबको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट हमारे मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल कर सकते हो जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। कैसे? मेरी बात समझना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस चीज को? मैं y की सारी वैल्यूज का सम करना चाहता हूं, किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में, मतलब y की सारी वैल्यूज का सम। ये इंटीग्रेशन का साइन होता दोस्तों, है ना। इंटीग्रेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो, है ना। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो हम क्या करना चाहते हैं? y की सारी वैल्यूज का जो हमारा फंक्शन था, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डोमेन और वेरिएबल, है ना। इस चीज को करने के लिए हम करते इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है क्या आपको? सारी वैल्यूज का ऐड करने के लिए। वो सर हमें क्या जरूरत पड़ रही है सारी वैल्यूज का ऐड करने का, ये तो बताओ। आ जाओ, वो भी अपन समझते हैं। आपको एक बात, एक प्रैक्टिकल, ये जो मैंने आपको समझाया ना दोस्तों, दिस इज अ मैथमेटिकल मीनिंग, है ना। दिस इज अ बेसिकली दिस इज प्रैक्टिकल मीनिंग ही है, लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिकल अप्रोच से समझते हैं ना। मैथमेटिकल मीनिंग भी समझाऊंगा आप लोग को मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो आपके पास कंडीशन है, आपको मालूम है एक गाड़ी मूव कर रही है ना, ऐसा करके, है ना। ये गाड़ी मूव कर रही है ना। तो गाड़ी कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रही है ना। क्या मूव कर रही है? v वेलोसिटी से। और v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये जो वेलोसिटी है ये समय के साथ बदल रहा है ना। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ, किस का दोस्तों? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ठीक है। क्या ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ? वेलोसिटी। और सबको मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब वेलोसिटी इज नथिंग बट dx/dt। अरे यार, ये हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में पढ़कर आ गए हैं, अब हर चीज को बार बार नहीं दोहराऊंगा, है ना। अब इधर ध्यान से देखो यार, मान लो कि यहाँ पर ग्राफ जो है आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखाई, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पर वेलोसिटी है v1, किसी पर्टिकुलर टाइम t2 पर, किसी पर्टिकुलर टाइम t2 पर यहाँ पर जो है वेलोसिटी है v2, है ना। अब बोलोगे सर इससे इंटीग्रेशन का क्या तात्पर्य? मेरी बात समझना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, है ना। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर t, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट t पर पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी मेरे को बताओ v इज इक्वल टू कैसा होता है? 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, मतलब यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है ना। नहीं बात समझ में आई? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए इस इंस्टेंट t पर, है ना, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट t पर गाड़ी की वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड। मान ले में क्या जाता है यार, है ना। पूरी फिजिक्स और पूरी मैथमेटिक्स ही तो आप लेट से करके निकाल देते, तो यहाँ पर भी मान लो, है ना। मान लो कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ध्यान से सुनना, यहाँ पर इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक डेवलप कर रहा हूँ मैं आप लोग का, है ना। मान लो कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट t पर गाड़ी की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या समझते हो कि ये गाड़ी जो है, सुनना बिल्कुल क्लियर कट, ये गाड़ी जो है इस पर्टिकुलर सेकंड में, इस पर्टिकुलर 1 सेकंड में कितना मीटर चल लिया होगा? 3 मीटर। नहीं बात समझे, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर गाड़ी का वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकंड, तो मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में गाड़ी ने कितना चल लिया? 3 मीटर। समझ गए क्या? नहीं समझे? तो मेरी बात समझना, t1 के लिए वेलोसिटी कितना था? v1। इसका मतलब इस t1 इंस्टेंट पर गाड़ी v1 मीटर चल गई होगी। नहीं समझा। इस t2 इंस्टेंट पर गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी? v2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट t1th सेकंड पर, t2th सेकंड पर, सॉरी, इस t2 सेकंड पर गाड़ी कितना मीटर चल गई होगी? v2 मीटर चल गई। नहीं बात समझना है? तो यदि मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि भाई t1 से लेकर के t2 तक गाड़ी टोटल कितने मीटर चली, नहीं समझे, तो क्या करना पड़ेगा हमें? t1 से लेकर t2 तक v की जितनी वैल्यूज हैं सबको ऐड कर दो। अरे नहीं समझे, एक बार फिर सुनना ध्यान से प्रैक्टिकली। t1 के लिए, t1 इंस्टेंट पर, t1 टाइम इंस्टेंट पर गाड़ी v1 मीटर चली थी, है ना। t2 इंस्टेंट पर v2 चली थी। ऐसे ही हर एक रैंडम किसी इंस्टेंट पर गाड़ी जो भी v का वैल्यू वहां पर होगा उतना मीटर चला होगा। तो मुझे क्या करना है कि इस t1 से लेकर के t2 तक
गाड़ी टोटल कितने मीटर चली, इसके लिए मैं V1 से लेकर के V2 तक के सारे V का सम ऐड कर दूं, मतलब सम कर दूं सबको, तो क्या मेरे को T1 से लेकर T2 तक गाड़ी टोटल कितना डिस्टेंस चली ये मालूम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। मतलब बेसिकली मेरे को क्या करना होगा, v की सारी वैल्यूज का सम किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, v डॉट डी टी का इंटीग्रल दैट विल गिव अस क्या, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या? इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना दोस्तों, उसका एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस है ये इंटीग्रेशन। डिफ्रैक्शन हम छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, आपको याद होगा कि इस पर्टिकुलर डी टी पे डी एक्स का एक छोटा सा टुकड़ा लेते थे, अरे लेते नहीं लेते थे, तो वहां हम टुकड़ों में तोड़ते थे, और इंटीग्रेशन में सारे टुकड़ों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। समझ में आई बात? तो इंटीग्रेशन का ये काम है। आप देखो यहां पर भी इस dt को यहां से उठा करके इधर ले जाओ यार, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर ये मिलेगा dx इज इक्वल टू वी डॉट डी टी, और यहां पर आपको साइन लगाना है। समझ में आया क्या? तो बेसिकली इंटीग्रेशन किस चीज का एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या इंटीग्रेशन किस चीज का टूल है बेसिकली? सो इंटीग्रेशन इज अ टूल टू ऐड अ वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल और डोमेन। समझ में आई बात? यहां पर भी वही उदाहरण मैंने आपको दिया कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ y. So what is the integration? Integration is addition of all the values of y with respect to x. समझ में आता है क्या? And one more thing is, हमें क्या मालूम चलता है इसमें से कि integration is exactly opposite process of what? Differentiation. Clear? तो आओ फटाफट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन यहां पर आप नोट डाउन कर लो। इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन, है ना? तो आप लिख लो, मेरे साथ लिखते जाना रे फटाफट, हाँ, कुछ छोड़ने का नहीं। क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन और finding the function whose derivative is given that's why integration is opposite process of differentiation. एक बार मेरे साथ रीड करो, है ना? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, आपने समझा दिया, हम समझ गए। अगला लाइन, और फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। सर नहीं समझ में आया, दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट प्रोसेस। अरे सर ये फिर समझ में आ गया, आप बता चुके हो कि इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट प्रोसेस है, सर समझ में आ गया। लेकिन ये जो बीच वाली लाइन है सर, ये समझ में नहीं आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि ये जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। तो समझो कैसे, है ना? मान लो आपको एग्जांपल के तौर पर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है ना? एक बार आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हो y dy बाई डी एक्स, तो बेसिकली आप डेरिवेटिव निकालते हो, नहीं निकालते यार? आपको मालूम है सब कुछ, है ना? डेरिवेटिव इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, मतलब आप जब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपको एक नया फंक्शन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, जो खुद भी x का फंक्शन होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, समझना मेरी बात, y वॉज फंक्शन ऑफ x, है ना? बट जो मैंने डेरिवेटिव निकाला एक नया फंक्शन, इसीलिए एफ डैश लिख रहा हूँ मैं, डबल डैश लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एफ डैश लिखने से काम चल जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? एफ डैश है। सो एफ डैश ये क्या हो जाएगा, ये x। समझ में आई बात? हमने डेरिवेटिव निकाल दिया। अब मेरी बात समझना, उल्टा प्रोसेस क्या हुआ कि यदि ये जो अपन को डेरिवेटिव मिला है एफ डैश एक्स, इसको यदि मैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूँ ना, समझना मेरी बात, तो मेरे को वापस क्या मिल जाएगा जान? तो पूरी उल्टी प्रोसेस, मैंने उसको एक बार इंटीग्रेट कर दिया तो मेरे को क्या मिला, मेरे को वापस f इन द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। मतलब वापस से वही पुराना वाला y इज इक्वल टू अपने को ये मिल जाएगा। मतलब एक बार आप उसका डेरिवेटिव निकाल दो, डिफरेंशिएट कर दो, एक नया फंक्शन मिलता है, और उस नए फंक्शन को आप एक बार इंटीग्रेट कर दो तो वापस पुराना फंक्शन। एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ समझने योग्य, वो ये है कि यहाँ पर दोस्तों प्लस एक कांस्टेंट मिलता है, समझ में आई बात? बट in neat this constant is not
ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस। ठीक है, हमको यार नीट में बहुत ज़्यादा इस कांस्टेंट के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता करना। ठीक है, लेकिन चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ सर, एक एग्जाम्पल दो, थोड़ा मज़ा आएगा। आओ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया, मान लो y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x और प्लस 6, मान लो ये मैंने लिया। जब मैं इसका डेरिवेटिव dy/dx निकालूंगा, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस का डिफरेंशिएशन प्लस का डिफरेंशिएशन, अरे याद आया नहीं यार, तो ये जो है अपन इसको कर देते हैं, तो बताओ 6x प्लस 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये आ गया 6x प्लस 2, समझ में आई बात। और जब अपन इस फंक्शन का, इस नए फंक्शन का, है ना, ये डेरिवेटिव है इस नए फंक्शन का, मतलब 6x प्लस 2 को जब अपन इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर दें दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे किया मैंने, लेकिन अभी बस देख लो। तो ये क्या हो जाएगा, 6x² 2 प्लस 2x प्लस एक कांस्टेंट c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस 2x प्लस एक कांस्टेंट मिलेगा। ये अपन को वापस क्या वही चीज़ नहीं मिल गई, देखो जो अपन ने पहले लिया था। हाँ, ये है कि इंटीग्रेशन से आप इस एग्जैक्ट कांस्टेंट को फाइंड नहीं कर सकते, है ना। अभी चूंकि हमें इसका वो मालूम था कि इनिशियल इक्वेशन क्या है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट 6 के बराबर होगा, बट ऐसा हर बार नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कांस्टेंट हमेशा होता है जिसका हमें बहुत ज़्यादा लेन देना कुछ नहीं है ना, बट होता है। ठीक है, देख लो 3x² प्लस 2x प्लस c अपन को मिल गया। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से उदाहरण देखें। एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ दोस्तों, बहुत मज़ेदार वाला। हाँ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहता हूँ। देखो, एक ऐसा उदाहरण दूंगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप एक बात बताओ, है ना, एक बात बताओ, सर्कल जिसका रेडियस मान लो r है, इसका एरिया कितना होता है बताओ? सबको मालूम है यार, πr² होता है। आपने कभी सोचा कि फॉर्मूला कहाँ से आया? नहीं सोचा? आओ मैं बताता हूँ, है ना। देखना, सुनना, जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट यही तरीका नहीं है इसका जो फॉर्मूला निकालने का, ये भी एक तरीका है, ध्यान रखना, है ना। मैं आपको बहुत मस्त बात बताता हूँ कि इंटीग्रेशन का यूज़ अपन प्रैक्टिकल अप्रोच में कैसे कर सकते हैं। हमें जोड़ना ही तो इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, ऐड कर देना। समझ में आता है क्या? तो ध्यान से देखने का कि मैं इससे कैसे एक रेडियस का, मतलब एक सर्कल का एरिया निकाल सकता हूँ। बहुत मज़ेदार। आओ देखो, इस चीज़ को समझो। मैं यहाँ से x डिस्टेंस पर एक टुकड़ा ले लेता हूँ, है ना, छोटा सा टुकड़ा। मेरी बात ध्यान से देखना। ऐसन ये मैंने क्या ले लिया, इस r को मैं हटा दूँ इधर से, r को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। मेरी बात समझ रहे हो ना सब लोग? और उस टुकड़े का जो विड्थ था, मतलब जो टोटल चौड़ाई थी, ये मैंने dx ले लिया। समझना मेरी बात, मैंने सेंटर से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पट्टी काटा है ना। अब इस पट्टी को मैं ओपन करूंगा दोस्तों, तो मेरी बात समझना, यदि मैं इस पूरे पट्टी को यहाँ पर ओपन कर दूँ, सीधा कर दूँ, तो मेरे को बताओ इस पूरे पट्टे ऐसा लंबा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पतला सा, जिसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बताओ मेरे को। मतलब टोटल यहाँ से यहाँ लेंथ निकालूंगा, ये लेंथ टोटल कितना हो जाएगा? क्या 2πx आ जाना चाहिए? ये 2πx क्यों दोस्तों? आप सभी को मालूम है अच्छे से कि ये 2πx कुछ और नहीं, ये सरकमफ्रेंस है। क्या है दोस्तों? सरकमफ्रेंस। तो यार मैंने x डिस्टेंस पर लिया था, मतलब ये जो पट्टी मैंने काट के निकाली है, इस पट्टी का यदि मैं सर्कुलर फॉर्म में देखूँ तो इसका रेडियस x है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2πx, है ना। अच्छा, इसका थिकनेस कितना लिया था दोस्तों? dx। तो मुझे बताओ इस पट्टी का एरिया कितना हो जाएगा, है ना। इस छोटे से टुकड़े का एरिया कितना हो जाएगा बताओ? इस छोटे से टुकड़े का एरिया dA लिखता हूँ। dA मतलब छोटा सा टुकड़ा होता है ना यार। तो अरे मैंने जब इस पूरे सर्कल का छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसीलिए उसको dA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो dA विल बी, बताओ, ये आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? 2πx इंटू dx। अबे हो जाएगा नहीं हो जाएगा यार, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 2πx इंटू dx। समझने आती है? तो एक छोटे से टुकड़े का जो मैंने x डिस्टेंस पर लिया है, उसका एरिया मिल गया मेरे को 2πx इंटू dx। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है यार? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ यार, है ना। तो लेंथ जो है 2πx था, चौड़ाई अपन ने dx लिया था, ये पट्टी काट के निकाली, उसको सीधा कर दिया। ये मेरे को एक छोटे से टुकड़े का एरिया। यदि मैं इन सारे टुकड़ों को जोड़ दूं, छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इन सारे टुकड़ों को जोड़ दूं, मतलब यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हो कि एरिया इज फंक्शन ऑफ x। अरे दिखाई दे रहा नहीं दिखा? एरिया इज फंक्शन ऑफ x। तो मैं एरिया की इन सारे छोटे छोटे एरिया के टुकड़ों को जोड़ दूं, मतलब इन सारे एरिया के टुकड़ों को मैं जोड़ दूं। समझना मेरी बात,
कहाँ से कहाँ तक का जोड़ना है? अरे x का फंक्शन है कि नहीं, तो x का वैल्यू 0 से लेकर, देखो यहाँ पर x का वैल्यू 0 और यहाँ पर x का वैल्यू जो वो r के बराबर आ गया, तो x का वैल्यू 0 से लेके x का वैल्यू r तक, यदि मैं सारे टुकड़ों का एरिया को जोड़ दूं तो मेरे को क्या टोटल एरिया नहीं मिल जाएगा? तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों? देखो 2 पाई, ये कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, x डॉट डी एक्स का इंटीग्रल जो है 0 से लेकर r तक, दोस्तों ये सॉल्व करने के मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करेंगे 0 से r। ये देखो 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 देखो, सॉरी फॉर दैट, ये कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो इंटीग्रेशन तो बिल्कुल कतई समझ में नहीं आने वाला है ना। मैं आपको भी बताऊंगा इंटीग्रेशन के क्या रूल्स है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल टेंशन नॉट, है ना, जस्ट वेट एंड वॉच। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि उदाहरण कैसा है, यू विल बी सरप्राइज्ड। आओ देखो, तो यहाँ पर क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 ये जो है, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर। तो हमें टोटल एरिया कितना मिल गया? पाई आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल ये तरीका, इतना शानदार है, इतना शानदार है कि लास्ट तक आपको काम आने वाला है। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, एक बड़ा सा सर्कल लिया, है ना, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, है ना, और उस पूरे टुकड़े का जो लेंथ हो जाएगा टोटल, वो सर्कमफेरेंस हो जाएगा, उसको मैंने काट के निकाल लिया। तो जो टोटल लेंथ है वो 2 पाई x के बराबर हो गया, और जो विड्थ है वो किसके बराबर हो गया दोस्तों? dx, है ना, क्योंकि मैंने dx विड्थ का काटा ही था। dx बहुत पतला है, बहुत छोटा, अरे dx मतलब टेंड्स टू 0, ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को मैं, है ना। तो जब उसको सीधा किया तो उस छोटे से टुकड़े का एरिया मिल गया, मतलब एरिया इज फंक्शन ऑफ x। तो मैं यदि x के रिस्पेक्ट में 0, x बराबर 0 से लेके x इज इक्वल टू r तक सारे छोटे छोटे dA को जोड़ दूं तो मेरे को टोटल एरिया मिल जाएगा। और यही तो है बेसिस किस चीज़ का, यही तो है इंटीग्रेशन दोस्तों। मैंने पूरा ऐड कर दिया, इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर कट समझ में आया होगा कि यार ये चक्कर क्या है। तो आओ फटाफट अब अपन जो है रूल्स पढ़ते हैं इंटीग्रेशन के। जैसे डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़े थे, है ना, तो वैसे ही इंटीग्रेशन के भी हमको क्या पढ़ना है? रूल्स पढ़ना है। ओके, सो नंबर वन देखना, बिल्कुल बिल्कुल वैसा कुछ ही उसी का उल्टा मिलेगा आपको। मैंने कहा था डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, तो बहुत सारी चीज़ें तो एज इट इज़ वैसी की वैसे मिलने वाली है। आओ फटाफट, मान लो y इज इक्वल टू एक्स का पावर n है, ठीक है, और आपको क्या करना है? y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो क्या इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n डॉट dx? नहीं बात समझे? अरे y बराबर x का पावर n है, तो मेरे को y को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने क्या किया? मैंने y डॉट dx का इंटीग्रल y का वैल्यू पुट किया तो x की पावर n। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए, याद करो डिफरेंशिएशन में जब अपन x की पावर n को डिफरेंशिएट करते थे, x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते थे, तो हमें क्या मिलता था? x टू द पावर n माइनस 1, n सामने आके मल्टीप्लाई होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ क्या होगा कि x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वहाँ पहले मल्टीप्लाई करते थे, अब यहाँ 1, वहाँ घटाने के पहले, एक घटाने से पहले मल्टीप्लाई करते थे सामने ला करके। यहाँ क्या करेंगे? ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे। पूरा उल्टा है, सब कुछ उल्टा है। वहाँ हम क्या करते थे? जो ऊपर लिखा होता था उसमें एक माइनस करने से पहले सामने गुणा करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अभी हमको क्या करना है? अभी ऊपर ऐड करना है, लेकिन ऐड करने के बाद नीचे डिवाइड कर देना। वहाँ गुणा करते थे, यहाँ पर डिवाइड करना है। समझ में आता है क्या? सो दिस इज हाउ दिस हैपेंस। एक एग्जाम्पल के बिना मज़ा कहाँ आता? आओ फटाफट एग्जाम्पल देते हैं। मान लो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, है ना, और हमें क्या निकालना है? y डॉट डी वाई का इंटीग्रल, है ना। तो x टू द पावर 5 डॉट डी वाई, अरे सॉरी x के रिस्पेक्ट में करना है, x टू द पावर डॉट डी एक्स का इंटीग्रल करना है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। तो ये बेसिकली कितना हो गया? ये हो गया x टू द पावर 6 अपॉन 6। एक चीज़ भूल गए, प्लस एक कांस्टेंट c। हमें इस c के बारे में नहीं मालूम, बट एक कांस्टेंट है, बस इतना सा चीज़ ध्यान रखना है ना। मालूम नहीं क्या है, बट आंसर आपको डायरेक्ट x टू द पावर 6/6 भी इनफ है। चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, है ना। और रूल नंबर 2, इधर आ जाओ फटाफट। मान लो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट x टू द पावर n, मतलब एक कांस्टेंट सामने लगा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, खेल ही खत्म।
हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ c x टू द पावर n। तो c हमेशा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये डॉट डी एक्स है ना। तो अपन ने c जो कांस्टेंट है वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो c x टू दी पावर n डॉट डी एक्स। अरे दोस्तों अब x टू दी पावर n डॉट डी एक्स तो आपको मालूम है क्या होता है, फटाफट बताने का, c x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। तो ऐसे सर एग्जाम्पल बिल्कुल भैया एग्जाम्पल देंगे आपको। ये लो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये है। अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ y करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डॉट डी एक्स है ना, डॉट डी एक्स। तो ऐसा करेंगे तो कैसन होएगा, अब 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डॉट डी एक्स, तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 इंटू x का पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। समझ में आया बात? तो ये क्या हो जाएगा, 3x क्यूब बाय 3 से 3 कैंसिल, तो सिर्फ x क्यूब बचेगा। समझ में आया क्या? देख लो ऐसे करना है अपने, क्लियर है? चलिए अगला सवाल है ना, अगला नॉट सवाल, अगला रूल। हाँ अभी सवाल करेंगे खूब सारे, हाँ लाइन से, अभी जस्ट रूल्स देख लो फटाफट। ओके चलो, नेक्स्ट रूल इज हमें दोस्तों ध्यान से देखो, हमें करना है, मान लो y एक सिंपल कांस्टेंट है ना। मुझे बताओ जब हमको डिफरेंशिएशन करना रहता था, तो डिफरेंशिएशन में जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या हो जाता था, 0 आ जाता था कि नहीं? तो 0 आ जाता था, यहाँ पर अपने को 0 मिलेगा कि क्या मिलेगा, आओ करके देखते हैं, है ना। मेरी बात समझना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू सी एक्स की पावर 0। अरे दोस्तों किसी की भी पावर 0 डाला हुआ हो उसका मतलब तो 1 ही होता है ना। इसका मतलब मैं यहाँ पर x था नहीं, बट मैं यहाँ पर x की पावर 0 लिख रहा हूँ ऐसे ही अपनी मन मर्जी से, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एक्स जब अपन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ c x टू दी पावर 0 डॉट डी एक्स हो जाएगा। और c जो है कांस्टेंट है, हमेशा इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो बाहर और x की पावर 0 है ना डॉट डी एक्स। तो बताओ जब 0 हो मतलब कुछ भी हो तो क्या करना है, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, c x की पावर 1 बाय 1, है ना। और जहाँ पर पावर 1 हो, मतलब यदि x y z किसी की भी पावर 1 हो तो वो उतना ही होता है, तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ सी एक्स। समझ में आई बात? तो इससे साबित क्या होता है, इससे साबित होता है कि यदि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो उस कांस्टेंट में जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आई बात? मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो आपका इंटीग्रल कितना आ जाएगा, 4x। यदि इंटीग्रेशन ऑफ 10 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो आपका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आएगा, 10x। समझ में आता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो भाई साहब ये है स्टोरी यार। तो y इज इक्वल टू सी 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 सी, तो ये आ गया, क्लियर है। जो 4th रूल अपन पढ़ते हैं दोस्तों, है ना, ध्यान से देखते ना, बम 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 बम। इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx, कभी इंटीग्रेशन ऑफ dx करना हो तो क्या करना है ना। तो मेरी बात समझना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x की पावर 0 डॉट डी एक्स। अरे भाई साहब मैंने x की पावर 0 से गुणा कर दिया, अरे यार जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1, और x की पावर क्या किसी की भी पावर 0 लगा दो उसका मतलब 1 ही होता है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लिख दो भाई, बहुत शानदार, ये लिख दे। अब बताओ क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1 बाय 1, मतलब बेसिकली x। तो डिफरेंशिएशन याद है आपका, जब अपन dx का डिफरेंशिएशन अपन dx के उसमें करते थे तो हमको 1 मिलता था, बट यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन करने पर x मिलता है ना। dy का इंटीग्रेशन करने पर y मिलेगा, dz का इंटीग्रेशन करने पर z मिलेगा। समझ में आता है क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए 5वां रूल, अरे ध्यान से देखते जाना, 1 बाय एक्स डॉट डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा। अरे 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 सर कुछ याद आ रहा है, डिफरेंशिएशन भी सारे रूल्स आपको अच्छे से याद हों तो ये भी याद आना चाहिए, नहीं चाहिए। अरे दोस्तों बताओ मेरे को कि जब log बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो 1 बाय एक्स आता था कि नहीं आता था। तो अब चूंकि इंटीग्रेशन बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, मेरी बात एक बार अरे लिख ही देता हूँ, सारा हम पढ़ते लिखते तो है नहीं, हमें याद नहीं। देख लो, मान लो log बेस ई एक्स बाय डी एक्स करते थे तो 1 बाय एक्स आता था कि नहीं आता था, समझना। तो अब डी एक्स को उधर ले जाऊँ मैं, तो जब मैं 1 बाय एक्स डॉट डी एक्स करूँगा तो मेरे को log बेस ई मिल जाएगा। समझ में आई बात? क्या मिल जाएगा, log बेस ई मिल जाएगा। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखो आप
कि जब 1/x डॉट डी एक्स को अपन इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है लॉग बेस ई एक्स। समझ में आया? अरे अब थोड़ा क्या है कि ये लॉग बेस ई क्या चीज़ है, इसके लिए तो हमें लॉगरिदम पढ़ना पड़ेगा और वो अपना सबसे लास्ट टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का और बहुत ही जल्द वो हो जाएगा। सो 1/x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आता है छठा फॉर्मूला, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर x डॉट डी एक्स, है ना। एक्सपोनेंशियल की पावर जब भी ये होगा ना तो एक्सपोनेंशियल की पावर x ही आता है। जैसे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो एक्सपोनेंशियल की पावर x, मतलब सॉरी e की पावर x, हाँ भाई e की पावर x को जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x ही आता है। तो वैसे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वही आएगा, प्लस एक कांस्टेंट c आ जाता है। लेकिन मैंने कहा बार बार हर जगह यहाँ पर एक c आएगा ज़रूर, लेकिन ठीक है, इतना ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ता। छठा सातवां, है ना। अब सेवेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स। तो क्या आना चाहिए बताओ मेरे को। जब हम कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे तो माइनस साइन आता था, यहाँ पर साइन को करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ध्यान रखना, है ना। फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डॉट डी एक्स, जो अपन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा साइन एक्स। उल्टा है, याद करो, जब अपन डिफरेंशिएट करते थे साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो प्लस कॉस मिलता था, लेकिन यहाँ माइनस कॉस। फिर जब अपन कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस साइन आता था, बट यहाँ पर प्लस साइन आएगा। क्लियर है? चलिए अब देखो, इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़े थोड़े से ऐसे ही आपको आना हो तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। नाइन्थ, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, मान लो sec x डॉट डी एक्स का इंटीग्रल, है ना। तो जो आपको sec x का मिलेगा वो मिलेगा 10x प्लस सी, ठीक। यहाँ हर जगह सी सी एक होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। sec x के बाद यदि हम यहाँ पर cosec स्क्वायर x को अपन इंटीग्रेट करते हैं तो दोस्तों हमें मिलता है माइनस cot x, ठीक है। बिल्कुल उल्टा उल्टा है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ कुछ चीज़ें बता दी। 11वां रूल है, दैट इज चेन रूल, है ना, चेन रूल, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन में वो जो एडिशन रूल पढ़ाया था ना दोस्तों, वो वैसा का वैसा ही होता है, ठीक है। और बाकी जो प्रोडक्ट रूल है, क्वेश्चन रूल है, वो थोड़ा सा अजीब होता है, थोड़ा सा अलग है, जो हमारे नीट में किसी काम का नहीं है, इसीलिए उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? बाकी एडिशन रूल जो है वो एज इट इज अप्लाई होता है, ठीक है। तो देख लेना एक बार, मैं एक बार लिख देता हूँ चलो आपके लिए, जो है एडिशन रूल। एडिशन रूल मेरी बात समझना, मान लो y इज़ फंक्शन ऑफ x, है ना, और नहीं, मान लो कि y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, वेयर a इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, b इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x एंड c इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। समझ में आई बात? तीनों अलग अलग फंक्शन ऑफ x है। और यदि मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एक्स करना हुआ तो क्या करना पड़ेगा, a डॉट डी एक्स का इंटीग्रल प्लस b डॉट डी एक्स का इंटीग्रल प्लस c डॉट डी एक्स का इंटीग्रल। समझ में आता है कि नहीं? तो ये चेन रूल है, सबको अपना अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद 12वां रूल है, दैट इज चेन रूल। चेन रूल का दोस्तों बहुत बहुत इस्तेमाल होना है, और जैसा हमने वहाँ पढ़ा था बिल्कुल उसका उल्टा, है ना, वैसा का वैसा ही यहाँ पर कुछ कुछ आने वाला है। आपको डिफरेंशिएशन का चेन रूल है, चेन रूल लगता कब है आप बताओ, ये याद है कि नहीं? अरे चेन रूल तब लगता है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, और ऐसा फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला तामझाम चलता है, ठीक है। अब सर ये क्या लोचा, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, अरे है। अब देखो कैसे, जब एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। जब यहाँ पर सी एक्स अपने आप में ये एक फंक्शन है, समझ में आई बात, है ना, अपने आप में ये एक फंक्शन है। इसके भी बाहर मान लो साइन सी एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन सी एक्स ऐसा दिया हुआ, और हमें यहाँ पर उदाहरण के तौर पर डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो हम क्या करते थे, इस अंदर वाले को x मान लेते थे और उसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे। साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर कॉस मिलेगा, और x की जगह यहाँ पर सी एक्स ही लिखना है, इनटू जिसको हमने x माना था उसको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देना है, याद समझना है ना। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी एक्स बाई डी एक्स ऐसा करते थे, है ना। तो इसको अपन ने देखा cos सी एक्स इंटू सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ c आ जाएगा, है ना। तो c इंटू कॉस सी एक्स ये आ जाता था।
डिफ्रेंशिएट करने पर चेन रूल से। अभी इंटीग्रेट करेंगे चेन रूल को। मान लो आपने कोई एक उदाहरण एक तौर पर ये दिया हुआ है, मान लो y इज इक्वल टू साइन सी एक्स, मान लो ये दिया हुआ है ना, और हमें क्या करना है, साइन सी एक्स को मतलब y को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। समझना मेरी बात। तो चेन रूल बिल्कुल वैसे ही, ध्यान से सुनना, चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट कई जगह प्रैक्टिकली हमें यह काम भी आता है ना। तो सुनना, जब साइन सी एक्स, तो इसको वापस x मान लो, क्या मान लो, x। तो मुझे बताओ जब साइन एक्स को अपन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी, सी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया, अपॉन, वहाँ हम अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देना है। समझ में आई बात, डिवाइडेड बाय डी सी एक्स बाय डी एक्स। तो बताओ सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ सी आएगा, तो आंसर विल बी माइनस कॉस सी एक्स बाय सी। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं है सर ठीक नहीं है। एक और उदाहरण देखो, समझाओ सर, मज़ा नहीं आया। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, है ना, एक और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक और उदाहरण के तौर पर आप ले लो, मान लो आपको ऐसी कंडीशन y इज इक्वल टू कंडीशन गिवन है 1/x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x + 2 अपने आप में एक फंक्शन है, उस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो x + 2 का पावर -2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, y इज इक्वल टू, है ना। मेरे को y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 का पावर -2 डॉट dx। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन वापस से चेन रूल लगाना है। तो जो ये अंदर वाला मसाला है इसको हमें x मान लेना है। ठीक है, तो x⁻² को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं बताओ, x⁻² को। तो x⁻² मतलब क्या हो जाता है, x⁻, इसको पूरे को x माना था अपन ने, है ना, तो x⁻² -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये तरीका। अरे हाँ या ना, डिवाइडेड बाय, जिसको आपने x माना है उसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर दो। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x + 2 बाय dx। समझ में आएगा नहीं आएगा, तो ऊपर बताओ कितना आ गया दोस्तों, ऊपर आ गया x + 2 का पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, और अपन ने डिवाइड करा था, तो जब x + 2 को अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ आएगा 1। तो बेसिकली ये कुछ और नहीं हो गया, ये हो गया y - 1/x + 2। ये आ गया आपका आंसर। ऊपर जो माइनस था उसकी वजह से वो नीचे आ गया, और ये नीचे वाला -1 तो था ही था, है ना। तो देख लो आप बहुत अच्छे से, इस बार वीडियो पॉज कर लो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, आ जाओ फटाफट एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बता देते हैं। सारा मैं आपको यहीं खेल खत्म करा देता हूँ ताकि आपको अलग से सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। y इज इक्वल टू मान लो दिया 1/x + 2। ठीक है दोस्तों, सुनना 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 सुनना, इसको आप x + 2 का पावर -1 लिखने की गलती मत करना, है ना। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 1/x वाला एक अलग से फंक्शन ही दे रखा है जिसका फॉर्मूला भी है, ये देखो 1/x डॉट dx इज इक्वल टू log बेस ex। समझ आया, तो ये 1/x वाला स्टोरी अलग से दिया हुआ है, इसीलिए इसको 1/2 का पावर -1 लिखने की गलती नहीं करना। ठीक है, ओके। सो नाउ कैसे सॉल्व करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, y को x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। समझ में आ गई बात, 1/x + 2 डॉट dx का इंटीग्रल, समझ में आ गई बात, ये आपको पता करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1/x + 2 को, इस पूरे पार्ट को अपन x मान लो, है ना, इस पूरे पार्ट को क्या मान लो दोस्तों, x। तो बताओ 1/x डॉट dx का इंटीग्रल कितना आता है, log बेस ही x आता है कि नहीं। अब x किसको माना था अपन ने, x + 2 को। समझ में आया क्या, डिवाइडेड बाय, जिसको आपने x माना था उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो बाय dx। ठीक है, जब x + 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ आपको 1 ही मिलेगा। समझ में आया यार, डिफरेंशिएशन तो आने लग गया है अब आपको। तो log बेस e x + 2 बाय 1, दिस विल बी योर आंसर, है ना। एक और उदाहरण ले लेते हैं फटाफट, देखते रहना सब सारे के सारे, है ना, बार बार वही बातें आ रही। एक बार फिर से देखो नया, मान लो y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल के पावर 2x + 3, ये कंडीशन आपको दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ आपको dy बाय dx, अरे सॉरी आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करना है।
है ना। देखो आपको y डॉट डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टू एक्स थ्री डॉट डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी एक फंक्शन है और एक फंक्शन के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इसको आप x मान लो, समझ में आई बात, इसको क्या मान लो आप, x मान लो, क्लियर है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर x डॉट डी एक्स का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल की पावर x ही आता है, और x किसको माना था अपन ने, 2x + 3, है ना। डिवाइड करना है किससे, जो भी अंदर था उसको डिफ्रेंशिएट करके, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x + 3 बाय dx, है ना, डिफ्रेंशिएट करना। तो बताओ 2x + 3 को जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 2, तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर 2x 3 बाय 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, समझ में आता है क्या, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर सारे आपको लाइन से जो है इंटीग्रेशन कैसे करना है, सारे रूल्स आपको यहाँ पर बता दिए हैं, देख लो। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो किसी भी मोमेंट पर, और जो भी स्क्रीन पर लिखा हुआ है पूरा आप पॉज करके लिख लो। इनफैक्ट आपको तो लगे हाँ, तो जब मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ तभी आपको ये नोट डाउन करना है, हाथों हाथ इंतज़ार किसी का नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सो आई होप कि आपने यहाँ पर वीडियो पॉज करके सारा कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। अब दोस्तों बारी है कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस करने की, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। इंटीग्रेट बाय सुटेबल मेथड्स, ठीक है। आ जाओ फटाफट लाइन से अपन सारे क्वेश्चन कर डालते हैं। 2x, ये y इज इक्वल टू 2x गिवन है ना, इसको x के रिस्पेक्ट, अभी जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, तो फटाफट लिखते जाओ मेरे साथ, x², फिर आ जाएगा -3x⁻⁻4, है ना, फिर आ जाएगा x⁻⁻4, फिर आ जाएगा 1/x², ठीक है, फिर आ जाएगा 3/2√x, फिर आ जाएगा 4/3√x, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1/3x, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा नेक्स्ट लिख लो 1/2x⁻⁻², फिर नेक्स्ट आप लिखो 3 sin x, नेक्स्ट आप लिखो x² -2x + 1, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए x⁻⁻4 + 2x + 3, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 2 - 5/x², ओके, नेक्स्ट लिखिए √x + 1/√x, ठीक है, फिर उसके बाद लिखिए 1 - x² -3x⁵, 16th लिखिए यहाँ पर 3/2 - x², ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए cos 3z + 4, यहाँ z इज़ वेरिएबल, ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू z, याद रहे। फिर नेक्स्ट आप लिखिए 2x + 1³ dx, ठीक है, फिर उसके बाद 19th लिखिए 1/x dx का इंटीग्रल, फिर 20th क्वेश्चन लिखिए 1/2x + 3 dx का इंटीग्रल। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक बार सबको स्क्रीन पर एक साथ ला देता हूँ, आप फटाफट सबको लिख लो, ठीक है। ये लो पहले सारे लिख डालो लाइन से। आई होप कि आपने साथ में लिख लिए होंगे, बट फिर भी चलो भैया एक बार फिर आपको मौका देते हैं, वीडियो पॉज करो और लिखो। नेक्स्ट ये लिखो फटाफट।
फिर नेक्स्ट लिखिए, हाँ जी, ठीक है, ओके। सो नाउ आ जाओ फटाफट से। अब मेरे हिसाब से आप वीडियो पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पूरा। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है ना, सॉल्यूशन। आओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं 2x। तो हमें क्या करना है, 2x डॉट डी एक्स का इंटीग्रल है ना, तो 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, x डॉट डी एक्स बचेगा, है ना, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, हमेशा याद रखना। x की पावर 1 है तो क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, x स्क्वायर, क्या बचेगा, x स्क्वायर, ठीक है। आप देख लो फटाफट सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल है यार, है ना, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं दोस्तों। फिर आता है x स्क्वायर, है ना, तो x स्क्वायर डॉट डी एक्स का इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पर x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x क्यूब बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना -3x की पावर -4, क्लियर है क्या, हाँ जी। तो -3 डॉट डी सॉरी -3x टू दी पावर -4 डॉट डी एक्स का इंटीग्रल, ठीक है। -3 को बाहर ही ले जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ x -4 डॉट डी एक्स, तो बताओ ये क्या आ जाएगा, -3 इंटू एक्स टू दी पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1, मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा, -3 इंटू एक्स टू दी पावर -3 अपॉन -3 से -3 कैंसिल हो गया, तो 1 बाय एक्स क्यूब ये बचा। देख लो, सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है ना। नेक्स्ट आ जाओ फटाफट, 1 बाय एक्स स्क्वायर, हाँ जी। तो इसको अपन एक्स टू दी पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बस एक्स टू दी पावर -2 लिख सकते हैं। सो एक्स टू दी पावर -2 डॉट डी एक्स का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, है ना, तो क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर -1 अपॉन -1 मतलब -1 बाय एक्स, समझ में आया क्या, 1 बाय -1 बाय एक्स। फिर देख लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो 3/2 अंडर रूट एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/2 एक्स टू दी पावर 1/2, और जब अपन 3/2 एक्स टू दी पावर 1/2 डॉट डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, 3/2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा हमेशा इंटीग्रेशन से, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2, तो ये डॉट डी एक्स, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 3/2 एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 3/2 होता है, बाई 3/2, देखो 3/2 से पूरा 3/2 कैंसिल, तो x टू दी पावर 3/2 आएगा सिर्फ, ठीक है, x टू दी पावर 3/2। आप देख लो एक बार वीडियो पॉज करके, जब तक आपको समझ में नहीं आया कि मैं कैसे कर रहा हूँ तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/3 क्यूब रूट ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है 4/3 x टू दी पावर 1/3, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4/3 x टू दी पावर 1/3 डॉट डी एक्स का इंटीग्रल, ठीक है। 4/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 1/2 डॉट डी एक्स आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/3 x टू दी पावर 1/2 प्लस 1, सॉरी 1/2 था क्या, हाँ जी बिल्कुल सही, सॉरी 1/3 था दोस्तों, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसीलिए मैं सोचूं मैंने कहीं तो गड़बड़ कर दी। ऐसे देखो क्या होता है ना, जल्दीबाजी में ऐसे थोड़े बहुत मिस्टेक्स कई बार हो जाती है, तो आप लोग प्लीज़ उसको रिपोर्ट किया करिए, आप लोग या तो व्हाट्सअप के माध्यम से या तो फिर ईमेल कर कीजिए हमें, है ना। तो यहाँ पर 1/3 प्लस 1, तो उससे क्या होगा, आप ईमेल करोगे ना तो जो दूसरे बच्चे जो पढ़ते हैं अगले आने वाले, हम उसमें करेक्शन नोट डाल देते हैं कि भाई इसमें क्या करेक्शन है, तो वो करेक्शन से उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 x टू दी पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा 4/3, अच्छा अपॉन में ये भी तो करना है यहाँ अपॉन में 1/3 प्लस 1, तो यहाँ पर x टू दी पावर 4/3 अपॉन 4/3, 4/3 से 4/3 कैंसिल, तो x टू दी पावर 4/3 ये आ गया, समझ आया क्या रे। नेक्स्ट 7th है ना, नेक्स्ट लो भाई साहब, फिर आ जाता है 1/3x दोस्तों। अरे यार ये अपने आप में एक फंक्शन है 3x,
और 1/3x ये भी एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसको हमें कैसे करना पड़ेगा, इसको हमें किससे करना पड़ेगा, इसको हमें चेन रूल से करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो चेन रूल से हम कैसे करेंगे इसको, चेन रूल से करेंगे दोस्तों 1/3x डॉट dx को इंटीग्रेट करना है ना, तो इस 3x को x मान लो, तो 1/x डॉट dx का इंटीग्रल क्या आ जाएगा दोस्तों, log बेस ई एक्स, तो 3x को x मान लो उसका वैल्यू, और डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 3x बाय dx। समझ में आता है क्या, तो log बेस ई 3x अपॉन 3, समझ में आया क्या, सो 1/3 log बेस ई 3x ये आ जाएगा। समझ में आता है आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर 8th नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चंस फिर मैं इसमें स्किप कर रहा हूँ ना, या आपको ही करना है यार, बिल्कुल आपको करना है। देखो 12th 11th 10th देख लो, 8th जो है सिंपल है, 8th तो कर लिया ना अपन ने, 7th था 8th था यार, कुछ मिस हो गया क्या, ठीक है देख लो, अपन ऊपर से देख लेते हैं यार, है ना। 8th हो गया है, अब 9th की बात करें तो ये है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना दोस्तों, +1 इसको देखोगे तो यहाँ पर sin x है, 3 बाहर आ जाएगा sin x, तो यहाँ पर इसी पे कर देते हैं यार। देखो यहाँ पर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 और -3 cos x आ जाएगा, है ना। इसका क्या आ जाएगा, इसको ध्यान से देखना, x³ 3 -2x² 2 प्लस x, इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो x पावर -3 प्लस 2x² 2 प्लस 3x। समझ में आया क्या, ये देख के समझ में आ रहा है, डायरेक्टली ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना। पर यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो x को ऊपर लेकर आओगे तो यहाँ पर x की पावर -2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2x। अच्छा याद रखना, जब भी बता चुका हूँ कांस्टेंट को जो अपन इंटीग्रेट करते हैं किसी वेरिएबल के टर्म्स में, तो वहाँ पर क्या आ जाता है बताओ मेरे को, वहाँ पर उस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आ जाता है, तो 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस, है ना, 5 इंटू x टू द पावर -1 अपॉन -1, है ना, बोलो बोलो, सो 2x माइनस माइनस प्लस 5/x ये आ जाएगा। समझ में आई बात। इसका क्या है दोस्तों, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ऐसा हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, तो जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 और क्या आ जाएगा अपॉन -1/2 प्लस 1, ठीक है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, प्लस, है ना, प्लस आएगा माइनस आएगा, बिल्कुल प्लस आ जाएगा, x टू दी पावर 1/2 अपॉन x टू दी पावर 1/2, तो ये आ गया। देखो समझ में आया कि नहीं आया, कितना सिंपल है। इसका क्या आ जाएगा बताओ, सिर्फ x, 1 का 1x, है ना, फिर -x³ 3 माइनस 3x टू दी पावर 6/6, ठीक है। फिर दोस्तों ये जो है नीचे के नीचे सारे, ये सारे के सारे चेन रूल पर बेस्ड हैं, है ना, सारे के सारे चेन रूल पर बेस्ड। देखो इसको अपन को इंटीग्रेट करना है, तो क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस x टू दी पावर -2 डॉट dx। क्लियर है, ये जो अंदर का पूरा मसाला है इसको x मान लो, है ना। तो बताओ, है ना, क्या हो जाएगा 3x टू दी पावर -2, क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है 2 माइनस एक्स टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या करना, जो अंदर है उससे डिफ्रेंशिएट करें तो -1। समझ में आया ना, -1। तो देखो क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स टू दी पावर -1 अपॉन नीचे -2, ये -1 1 ही आ जाएगा। समझ में आई बात। तो अल्टीमेट आंसर आएगा 3/2 माइनस एक्स। समझ पड़ा कि नहीं, है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ये तो देखो लिखा हुआ ही है, z के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो क्या करना है, इस पूरे अंदर के फंक्शन को, अंदर के मसाले को x मान लो आप, ठीक है, अंदर के मसाले को x माना, तो cos x डॉट dx, या सॉरी z मानना है दोस्तों। यहाँ पर अब देखो वेरिएबल अपना क्या है, z है ना यार, तो यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो पूरे अंदर के मसाले को z मान लोगे, तो cos z डॉट dz जो है वो क्या आएगा दोस्तों, साइन z, है ना, साइन, और z का वैल्यू 3z प्लस 4, और आपको डिवाइड करना है डिफरेंशिएट करके, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट
तो यहाँ इस पूरे अंदर के मसाले को वापस से x मान लो, x मान लोगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर मतलब 2x प्लस 1, x इसको माना था ना, तो x टू द पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 है ना, और इनटू किसको, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो सिर्फ 2 आ जाएगा जब अपन 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये देखो 2x प्लस 1 टू दी पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3 और 4 8। समझ में आया कितना सिंपल है। फिर 1 बाय एक्स, तो इसको क्या करना है, x टू दी पावर -2, समझ में आया क्या, यहाँ पर आ जाएगा x टू दी पावर -2 डॉट डी एक्स, है ना। तो ये तो सिंपल है यार, इसमें क्या करना है दोस्तों, x टू दी पावर, तो इसको तो सिंपल है यार, x टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, है ना। और फिर सबसे लास्ट इसको क्या करना है, तो इस पूरे होल पार्ट को आप x मान लो, ठीक है, इस पूरे होल पार्ट को आप क्या मान लो दोस्तों, x मान लो, ठीक है। इस पूरे पार्ट को जब आप x मान लोगे तब आपको क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स डॉट डी एक्स मतलब लॉग बेस ई एक्स, और x का वैल्यू 2x प्लस 3 था, डिवाइडेड बाय इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा। समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप ये देख सकते हो लाइन से सारे क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम इंटीग्रेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के कुछ यूजेस पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन को हम और कहाँ, देखो बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे आते जाएंगे जिनमें मैं आपको इंटीग्रेशन का मतलब बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो बेसिक, जैसे कि मैं डिफ्रेंसिएशन में आपको पढ़ाया था कि ग्राफ में यूज़ आता है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी ग्राफ में अपने को यूज़ करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ हमें और पढ़ना है जिसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है मैं आपको बता चुका हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है ये दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ग्राफिकल मीनिंग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद एक दो बात और है छोटी छोटी, जैसे एवरेज कैलकुलेट करना, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।